अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, 1400 बरस पहले इस्लाम ने हमें सोशल साइंस के हवाले से बहुत कीमती उसूल से नवाजा। कुरान कहता है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। यानी फेक न्यूज़ के तदारुक का नुस्खा कुरान पाक हमें कब का दे चुका, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि आज हम इस अहकाम इलाही को झुटलाकर तबाही की जानिब कदम बढ़ा चुके हैं। हमारे इर्द गिर्द झूठी खबरों और बयानियों का अंबार इसलिए है क्योंकि जब खुद तहकीक नहीं करेंगे, बात को अकल के पैमाने पर नहीं रखेंगे, तो फिर झूठ ही सबसे बड़ा सच होगा। ऐसी बेलगाम आज़ादी इजहार सोसाइटी का शिराजा बिखेर देती है, रियासत की चोलें ढीली कर देती है। GHQ में होने वाली फौजी कमांडर्स की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हुकूमत से बेलगाम आज़ादी इजहार के खिलाफ सख्त कवानीन के नफाज का मुतालबा किया है। झूठी खबरें फैलाने और कौम को तकसीम करने वालों को कटहरे में लाने का मुतालिबा भी किया गया है। एलामी में बताया गया कि झूठे प्रोपेगंडे का मकसद पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करना है। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़म का इयादा भी किया कि ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद खान साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फेक न्यूज़ आज पूरी दुनिया का दर्द सर है। अपनी मर्जी के नताइज के लिए सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाकर हक़ाइक़ के मुनाफी तस्वीर पेश की जाती है। ये आलमी एजेंडा भी बन चुका है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक हाइब्रिड वॉर का शिकार हुआ है और इसके बीच में आप समझ लें कि जब कन्वेंशनल फोर्सेस से जब भी हमारा दुश्मन मुल्क, मैं ख़ास तौर पे नाम लूँगा भारत का, वो जब उसने देखा है कि वो कन्वेंशनली पाकिस्तान को बीट नहीं कर पा रहा, शिकस्त नहीं दे रहा, और जहाँ पे भी वो उसने एप्लीकेशन की है, काइनेटिक एप्लीकेशन की है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ से मैचिंग रिस्पांस आया है पाकिस्तान की जानिब से। और हर एस्केलेशन लेडर पे पाकिस्तान ने उसके साथ न सिर्फ मैच किया बल्कि उससे ऊपर गए हैं। अगर उन्होंने दिन इनकर्जन्स किए हैं, एरियल वायलेशंस किए हैं, तो पाकिस्तान ने भी अक्रॉस जाकर दिन के 11 बजे उनको इंगेज किया है। तो जब उसने देखा है कि कन्वेंशनल में नहीं तो रिस्पांस पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, वो हमसे उसको शिकस्त नहीं दी जा रही, तो उन्होंने हाइब्रिड वॉर को अपनाया है। अब हाइब्रिड वॉर के बीच में उन्होंने प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दोनों को अप्लाई किया है काइनेटिक डोमेन में। लेकिन हाइब्रिड के बीच में वो जो दूसरी एप्लीकेशन जो पाकिस्तानियों के माइंड को, उनके हार्ट को टारगेट कर रहे हैं, ताकि लोगों में और अफवाज में और स्टेट के बीच में लोगों की जो फेथ है या स्टेट के बीच में जो यकीन है अवाम का, उसको डैमेज किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने फेक न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया जिसकी तरह हम और सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स के तहत उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की है। सर, सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान से 7 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया। ये रकम इश्तहारात से हासिल की गई, जिसमें से सिर्फ 1% हुकूमत को टैक्स की मद में मिले। देखा जाए तो ये सरासर खसारे की बैलेंस शीट है। क्या हुकूमत कुछ सख्त कवानीन बनाकर सोशल मीडिया को मुल्की सिक्योरिटी से मुतसादिम कंटेंट रोकने की पाबंद नहीं बना सकती? जी देखिए, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। इसमें 2 किस्म के लोग शामिल हैं, या आप सार्फिन कह लें या यूज़र्स कह लें। एक तो वो हैं जो स्टेट को, जैसे मैंने अभी पहले अपनी बात में ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान को थ्रेट क्या है और इसको कैसे पाकिस्तान के खिलाफ यूटिलाइज़ किया जाए। एक तो वो लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए अपने एंटी, और कुछ वो लोग हैं जो एंटी स्टेट नैरेटिव्स के लिए और कुछ मासूमियत में इनको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे यूजर्स भी हैं, ऐसे सार्फिन भी हैं, ऐसे नेटवर्क सोशल नेटवर्क यूजर्स हैं जो जिनके लिए ये एक मुआश या आप कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, वो उससे अपने काम करना चाहते हैं, अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। अब वो जो पहला एलिमेंट है जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, वो इन यूजर्स के लिए भी बहुत सख्त नुकसानदेह है। तो आपने जैसे कहा है कि देखें कवानीन बना लेते, और ये पाकिस्तान तो नहीं, कवानीन पूरे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है कि एक रेड लाइन से ऊपर स्टेट किसी को फ्रीडम नहीं देती, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये सोशल मीडिया का जो फ्रीडम है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज हैं, प्रॉब्लम 19 है जो इसको डील करता है, तो उसके अंदर रहते रहते सब ने अपने फ्रीडम्स को इस्तेमाल करना है। तो पाकिस्तान को सख्त लॉज की जरूरत है ताकि वो एलिमेंट जो सेन एलिमेंट है, जो इसका पॉजिटिव यूज करना चाहता है, जो हमारे आजकल के बच्चे ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं,
ان کا معاشرے سے اٹیچ ہے، وہ نقصان ان کا نہ ہو، جو ہماری جو قوم کا جو پازیٹیوٹی ہے اس کو نقصان نہ ہو، اس سے پروٹیکشن کے لیے بھی یہ لاز ضروری ہیں، اور اس سے زیادہ اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے لیے یہ لاز بہت ہی ضروری ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ یا ایسے کسی دوسرے ادارے کی سربراہی میں کوئی عالمی نظام ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، آپ ہائی لائٹ تو کرتے رہتے ہیں، جیسے اب ڈس انفارمیشن لیب کا میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، آپ ان کو مختلف فورمز پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، اب اس کے اوپر ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے، سرکاری اداروں سے بھی آ رہی ہے، ان کے سربراہان سے بھی آ رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے۔ یہ ہمارا مشترکہ جو ہے ایکشن ہے، اس کے اوپر ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی بار بار بات اٹھانی چاہیے کہ اس سے اسٹیٹس کمزور ہو رہی ہیں۔ یہ نیا وار فیئر کا ایک پروسیجر ہے، اس کو بھی آپ ایکٹ آف وار ہی سمجھیں۔ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، جو تخریب کاری ہو رہی ہے، جو ڈسٹرپٹیو موومنٹس چل رہی ہیں، کسی ملک کے جو آئین کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس میں آرڈر لائیں۔ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، اگر آج میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو کوئی دوسرا ملک، کوئی دوسری کنٹری یہ نہ سمجھے کہ یہ آگ اس تک نہیں پھیلے گی۔ آپ انٹرنیشنل جتنی بھی ٹیررزم ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے سکھوں کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ہیں فیک نیوز کے ذریعے، فیک لوگوں کے ذریعے، آپ کرسچینز کے اگینسٹ دیکھ لیں، ہر کوئی بلیم کر رہا ہے، ایوری باڈی از افیکٹڈ۔ یہ کسی ایک ریلیجن، کسی ایک مذہب یا کسی ایک ملک کا ایشو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے۔ جو ابھی آپ آئی ایس کو اگر دیکھ لیں، آپ ویسٹ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھنا، جو ان کی جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، جو ریڈیکلائزیشن ہے، ریکروٹمنٹ ہے آج کل ان تقریب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، وہ اسی سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے۔ تو اٹ از ناٹ اونلی پاکستان بٹ آل کنٹریز آر امپیکٹڈ بائی دس۔ تو اس کے نہ صرف انٹرنیشنل، اس کو بیسیکلی آپ ڈومیسٹکلی پہلے ایڈریس کریں، اس کے بعد آپ جو ریجنل الائنسز ہیں یا جو ریجنل فورمز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، اور اس کے بعد جو ملٹی نیشنل انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو یوز کریں۔ اور یہ پاکستان کی تو پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کو اس سے جو خطرات لاحق ہیں، جو انسانیت کو خطرات لاحق ہیں، دیکھیں آج فلسطین کا کیا حال ہے، لوگوں تک اگر یہ انفارمیشن، جھوٹی خبریں پہنچائی جا رہی ہیں اور بتایا ہی نہیں جا رہا کہ وہاں پہ کس طرح کا قتل و غارت ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کا اندازہ لگا لیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، کیا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں اور جھوٹے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے پی ٹی اے کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا الگ سے کوئی ادارہ بنایا جانا چاہیے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو اینڈ آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ، اور دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ قوانین بنائیے، قوانین آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں، ادارے بنائیے، ادارے آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ وی ہیو آل دی انسٹیٹیوشنز، وی ہیو دی قوانین۔ ابھی ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ ہے ول کی، ول ٹو امپلیمنٹ دوز لاز۔ دیکھیں ہم لاز بنا لیتے ہیں، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا لیکن اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا ٹیررزم کے خلاف۔ ہم قوانین بنا لیتے ہیں، ان کا مس یوز کرتے ہیں۔ میں حکومتوں سے بھی کہوں گا، ذمہ داران سے بھی کہوں گا کہ کسی قانون کا مس یوز کبھی بھی نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ اس کی اپنی اسپرٹ کھو دیتا ہے۔ تو جس ڈومین میں جو قانون بنائیں اس میں اسی اسپرٹ کے اوپر، اس کے اوپر عمل کریں اور سختی سے عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب قانون کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے گا تو بہت سارا یہ جو کرائم ہے یا جو مس یوز ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو کسی نئے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، انہی قوانین پر سختی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اظہار رائے کو، جو حق کی آواز ہے، اس کو دبانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ڈیفالٹرز ہیں، جنہوں نے مسٹیکس کی ہیں، جو بلنڈر کر رہے ہیں، جو اس کا مس یوز کر رہے ہیں، جو اسٹیٹ کو کمزور کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں۔ مس یوز آف قوانین بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ادارے آلریڈی موجود ہیں، انہی کی پریکٹسز کو امپروو کیجیے۔ اچھا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک اور ملت کے خلاف جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا یوٹیوبرز کی تربیت اور آگاہی کا بندوبست ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا بندوبست ہونا چاہیے، اور اب یہ گھروں سے شروع ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرح کا سوشل میڈیا وزٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے ریکروٹ نہ ہو رہے ہوں، وہ ریڈیکلائز نہ ہو رہے ہوں، وہ سبورٹ نہ ہو رہے ہوں، سبورژن نہ ہو رہی ہو ان کے خلاف۔ پھر سکولز میں چلے جائیں، سکولز کے بیچ میں آپ نے سلیبس میں یہ کرنا ہے، سکول میں بات کرنی ہے، بہت ارلی ایج میں آپ نے بچوں کو انگیج کرنا ہے، آپ نے ایج کے مطابق ان کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا جو میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، اس کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ تو اس کو، اس پوری جو مہم جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ایک پروسیس کی شکل دینی ہے۔ تو پروسیسز میں جب آپ ڈالیں گے تو آپ کی ہیبٹس ڈیولپ ہوں گی، جب آپ کی ہیبٹس ڈیولپ ہوں گی تو تب آپ ان چیزوں کا دفاع کر سکیں گے۔ تو اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے،
क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में नाजुक हालात होते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक स्पेस उतनी नहीं है और हम अपनी सोशल स्पेस को भी तंग कर रहे हैं। और ये देखें, ये सोशल मीडिया आप सोशल सिस्टम में देख लें, हमारे फैमिली सिस्टम से डिविसिव हो रहा है। तो इसको डिविसिवनेस जो इसकी है, ये बहुत डेंजरस है। ये हमारे सारे सोशल फाइबर को तबाह कर देगी और ये हम सब का नुकसान हो जाएगा। ये किसी एक सियासी जमात या एक सियासी ग्रोह या किसी एक इदारे या किसी एक ग्रुप का नहीं, ये नेशनल नुकसान हो जाएगा, हमारा पूरी कौम का नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल टाइड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी पे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सही। अच्छा ज़ाहिर शाह साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें तो उनके पास ऑन एयर करने से पहले अपनी खबर के फैक्ट्स चेक करने के कई ज़राए मौजूद होते हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक शुतर बेमहार है। ज़रूरत महसूस होती है कि इस शुतर बेमहार को लगाम डाली जाए। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि ई मीडिया, सोशल मीडिया जो दौर हाजिर का वो मीडिया है जिसके ऊपर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है। वो कहते हैं ना अनब्राइडल्ड टाइप ऑफ मीडिया है जिसको आप कंट्रोल, बल्कि आप उसको वेट भी नहीं कर सकते, ना उसकी खबर की हकीकत को देख सकते हैं, ना उसकी ऑथेंटिसिटी को जो है वो देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। सर, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पढ़े लिखे तबके की, जो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, सियासी, मजहबी और लसानी बुनियादों पर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो मवाद फैलाया जाता है, इससे अवाम में नफ़रत भी पैदा हो रही है। अवाम को लड़ाने और तकसीम करने की एक साजिश है जो कि महसूस होती है कि ये पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे ये किया जा रहा है। अब इस सिलसिले में जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो फैक्ट चेक करके और जो इन सूरत हाल में कि कौन सी खबर ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, किस तरह इस चीज़ से खुलासे मुमकिन है? देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया कि इस वक्त अगर आप देखें तो कन्वेंशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा है आपके सोशल मीडिया को। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी बड़ी खबरें आती हैं आपके पास, ट्विटर से आती हैं, इंस्टाग्राम से आती हैं या फेसबुक के ऊपर शेयर होती है, पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, पर्सनल वीडियो जो है वो वायरल होती है, उसके बाद आपका मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर जाता है। अब उसकी वजह ये है कि देखिए, इवॉल्व हुआ है मीडिया। किसी ज़माने में ये कैमरा और ये एक्सेस और ये टेक्नोलॉजी आपके इदारों के पास होती थी। अब हर बच्चे, हर शख्स, हर खातून, हर मर्द, हर बूढ़े, हर जवान के हाथ में एक मुकम्मल, आप समझ लें कि एक चलता फिरता प्रोडक्शन हाउस उनके हाथ में है, एंड्रॉयड फ़ोन की शक्ल में, आपके मुख्तलिफ जो एडवांस गैजेट्स है उसकी शक्ल में। तो इस चीज़ों को देखने के लिए मेरे ख्याल में अब ये कि आपका एक बिल्कुल फायरवॉल आपके यहाँ एक बड़ा इफेक्टिव टूल हो सकता है। इसके अलावा आपका बाकायदा एक डिजिटल मीडिया का एक पूरा सेटअप होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक फोरम होना चाहिए जो कि इस तमाम चीज़ों को देखे। उसके अंदर आपके पास स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए। अब ये तो ज़माना देखिए एआई का ज़माना है, आप इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए, काउंटर चेक करने के लिए देख सकते हैं। अब आप देखिए 1 मिनट के अंदर आप कोई भी फेक तस्वीर है आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई भी फेक वीडियो है आप चेक कर सकते हैं। अब आपके पास क्या वाकई वो इंजन्स हैं, सर्च इंजन्स हैं जिसके अंदर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब आपने एक, मैं ये समझता हूँ ना कि एक एडवांस वारफेयर के अंदर आप जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी और जो हम कहते हैं ना कि फिजिकल वॉरफेयर के साथ साथ ये जो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जो मीडिया की वॉरफेयर है, ये बड़ी जो है वो खतरनाक है। आप देख गजा के अंदर क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में तमाम चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, कन्वेंशनल मीडिया भी कंट्रोल रहा, और आप देखें कि सोशल मीडिया को किस तरीके से ज़ायनस लॉबी ने कंट्रोल करके मर्जी से उसको ट्विस्ट किया और दुनिया के सामने फैक्ट्स को ट्विस्ट करके पेश किया। तो अब आपने इस हद अपने आप को एडवांस करना है, अपनी मतलब टेक्नोलॉजी को भी और साथ साथ अपनी ह्यूमन रिसोर्स को। जी जी। इसके बगैर मेरे ख्याल में इतने बड़े वॉरफेयर का मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। ज़ाहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय नेवल चीफ ने पाक बहरिया की बढ़ती बहरी ताकत को हैरान कुन क्यों कहा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, भारतीय यौम बहरिया से एक रोज़ पहले इंडियन नेवल चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पाकिस्तानी बहरी बेड़े में 8 जदीद आबदोज़ों और 50 बहरी जंगी जहाज़ों की शमूलियत पर तशवीश का इजहार किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एडमिरल त्रिपाठी ने पाक चीन दिफाई ताउन को भारत के लिए हैरान कुन भी कहा। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बहरी पेशरफ्तों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं
कोमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंडियन नेवी चीफ ने पाक चीन फौजी ताउन को सरप्राइजिंग करार देते हुए पाकिस्तान की जानिब से 8 हंगू आबदोजों और 50 बहरी जंगी जहाज़ों के हसूल पर काफ़ी तशवीश जाहिर की है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की बहरी ताकत की मॉनिटरिंग की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय चीफ नेवी के कोई भी हों, उनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि हमसे 1/4 यानी हमसे 4 गुना कम फौज जो है पाकिस्तान की, उसके पास एक हवाई जहाज़ आ जाए या एक पानी का जहाज़ आ जाए या 2 सबमरीनें आ जाएं, तो वो बहुत परेशानी उनको रहती है और रहनी भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारा जो माजी गुजरा है, जिनमें बुनियादी तौर पे 1965 वॉर और 1971 वॉर, वो उनको याद रहती है कि उस वक्त भी हम उनसे 4 गुना छोटे थे और 1947 में भी हमारी रेशो उनके साथ 1:4 की थी, जो अब 2024 में भी 1:4 की रेशो है, बल्कि अब और बढ़ के 1:5 हो गई है। लेकिन चूंकि हमने 65 की जंग में भी उनके घर जाके उनको मारा था और दवारका तबाह किया था, और इसी तरह 1971 की जंग में भी हमने उनके घर जाके उनके जहाज़ को डुबोया, और उनका किसी भी दुनिया में जहां भी उनकी जंग किसी से हुई, सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि उनका जहाज़ INS कुकरी जो था उसको डुबो दिया और वो मिनटों में समंदर की अथाह गहराइयों में जाकर गर्क हो गया। सही। तो पाकिस्तान में 8 सबमरीनें आए या 50 जहाज़ आए या इससे आधे भी ना आए, उनको परेशानी जो है वो इसी बात से है कि देखिए ये हमसे 4 गुना कम हैं और हमारे घर आके ये हमें मार के जाते हैं। तो ये है बुनियादी तौर से उनका खौफ। और हम क्यों ऐसे हैं? हम तो लड़ते ही जज्बे से हैं। हमने कभी गन फॉर गन, मिसाइल फॉर मिसाइल, सबमरीन फॉर सबमरीन, उनकी ना बराबरी हम कर सकते हैं ना हमने की। सही। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी महंगी सोच है। हमारी जो महदूद कैपेबिलिटी है वो बुनियादी तौर से दिफाई है। उनकी जो लामहदूद बड़ी नेवी है वो बुनियादी तौर से एक अपने आप को वो पूरे खित्ते का बॉस समझते हैं। सही। इसलिए उनकी परेशानी है। और उनकी परेशानी ये चीन से बनी हुई आबदोजों या जहाज़ों से और भी ज़्यादा है, क्योंकि चीन एक दुनिया की उभरती हुई बहुत बड़ी क़ुव्वत है, इकोनॉमिक लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी और मिलिट्री के लिहाज से भी। आज चाइना की जो नेवी है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नेवी है, और हमारी दोस्ती चीन के साथ लाजवाल है। तो उनकी परेशानी अपनी जगह है और वो रहनी चाहिए। पाक चीन बहरी दिफाई ताल्लुक टेक्नोलॉजी तबादले ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग यार्ड को फिर से आबाद कर दिया है। इस वक्त बहरी हरबी खुद किफालत के हवाले से आप पाकिस्तान की तरजीही पैदावार के हवाले से क्या कहेंगे? ये आपका बड़ा उम्दा सवाल है। एक्चुअली ये है बेसिक सवाल। देखिए, जब 1965 की जंग हुई तो अमेरिका ने हम पर सैंक्शन आयद कर दी। उस दिन ये फैसला कर लिया गया इस कौम ने कि कभी किसी और दूसरे पर भरोसा करके नहीं जंग लड़नी चाहिए, और ये सैंक्शन किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पे लग सकती हैं और कोई भी लगा सकता। तो ये तीनों फौजों ने, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ने मिलकर फैसला किया कि हम खुद निसारी की तरफ बढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद निसारी की तरफ बढ़े। अभी तो खुद निसारी में चूंकि आपने खास तौर से नेवी से रिलेटेड सवाल पूछा है, तो मैं ज़रा सा अपने आप को महदूद करते हुए सिर्फ नेवी की बात करूंगा, वरना आपको पता है JF-17 हवाई जहाज, अल खालिद टैंक, अज़र्राट टैंक और आर्म्स एंड एमुनिशन और जो कुछ भी प्रोड्यूस लोकली हो सकता है, उनमें नेवी का कंट्रीब्यूशन ये था कि ये कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क जो 1950 की दहाई में बना था, और इसीलिए बना था कि खुद निसारी पे चले। आज अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम लेटेस्ट मॉडर्न सबमरीन पाकिस्तान में बन रही हैं, सही। तमाम लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट और जो शिप्स और मिसाइल बोट्स हैं वो शिपयार्ड में बन। हम इस काबिल हैं कि हमने चाइना, टर्की और यूरोपियन यूनियन में कुछ मुल्कों के साथ मिलके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, और ये तमाम प्लेटफॉर्म जिसकी बात मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बन रहे हैं। और इंशाल्लाह ये डेपो में हमने पेश भी किए थे कि हम अपनी पॉलिसी देखते हुए गवर्नमेंट की इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए। सही, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और सवाल कि क्या ये सही है कि अमरीकी आशीर्वाद पर बुहैरा अरब में असर व रसूख बढ़ाने की ख्वाहिशमंद भारतीय नेवी को खलीज बंगाल में मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका में मुखालिफ हुकूमतों के क़याम से भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये बात, इसका मुख्तसर जवाब तो है यस। बात यह है कि इंडो पैसिफिक, जो इंडियन और पैसिफिक ओशन को मिला के इलाका है, वो एक बहुत बड़ा इलाका है पानी का, जो ऑस्ट्रेलिया से लेके ऊपर तक आता है। और इस इंडो पैसिफिक को मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ सुपर मैरीटाइम रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये सुपर मैरीटाइम ओशन है, सुपर मैरीटाइम रीजन है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर रहती हैं, जिसमें मैरीटाइम के कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े जनाब सेंटर हैं मैरीटाइम के। यहीं पर इसी इलाके में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गुज़रगाह हैं पानी की, मसलन सुएज़ कैनाल है, मसलन मलाक्का स्ट्रेट है, गल्फ में जाएं तो यहाँ पर ये वो है। तो ये जो हैं, इन जगहों में इतनी ज़्यादा मादनियात इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस हैं, और उसके साथ साथ इतने बड़े इम्पोर्टेंट आबी गुज़रगाहें हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मलाक्का स्ट्रेट, आगे जो है सुएज़ कैनाल, और उससे पहले रेड सी, उससे पहले बाबुल मंदब, तो ये तमाम इलाकों की माशरती, माशी और पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, उसको देखते हुए इस इलाके में सब लोगों ने मुख्तलिफ तरह के अलायंसेस कायम किए हैं, जिनमें क्वाड भी है, सुपर क्वाड भी है। क्वाड आपको पता ही है कि जो उसमें 4 मुल्क हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, और उसके बाद इसमें एक सुपर क्वाड आया जिसमें इसराइल, इंडिया और यूएई शामिल हो गए। और उसके बाद एक और बीच में 2022 में डेवलपमेंट हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ने मिल के एक अलायंस मिलिट्री कायम किया, जिसका बुनियादी मकसद इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बना के देने का और उसको पावरफुल करने का इंडो पैसिफिक में ये है। तो यूं बहुत सारे अलायंसेस नए बन रहे हैं, और हमें भी चाहिए कि हम इन बात पे सोचें कि हमने चाइना के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ मिलके अपने दूसरे इंटरेस्ट को, जिनमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं और डिफेंस के रिलेटेड इंटरेस्ट भी हैं। अच्छा सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि जॉइंट ट्रेनिंग सेशन मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी अफवाज की तीनों फॉर्मेशंस की मुश्तरका कमांड के तहत तरबियत नौ की शुरुआत भी हो सकती है? देखिए, ये तरबियत तो हर लेवल पे है। यानी आप ये देखिए कि एज अ कैडेट, जैसा आपने बताया कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो कंबाइंड तीनों सर्विसेज के कैडेट्स की होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्टाफ कॉलेज के लेवल पे, तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के स्टाफ कॉलेजेस में हर दूसरे सर्विस के लोग भी तशरीफ़ लाते हैं और इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा ट्रेनिंग करते हैं। और इसी तरह उससे ऊपर जाएं तो पहले आर्म फोर्सेस वॉर कॉलेज होता था, उनमें भी तीनों मुसल्लह अफवाज के लोग इकट्ठे बैठ के और ट्रेनिंग करते थे। अब जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन गई है, हर साल वहाँ तकरीबन एक 10-11 महीने का एक कोर्स होता है। वो भी कोर्स में तमाम तीनों सर्विसेज के लोग इकट्ठे बैठते हैं और एक दूसरे के प्लान, एक दूसरे की स्ट्रैटेजी, एक दूसरे के मंसूबों को देखते हैं।
تاکہ ایک بہتر کوآرڈینیشن ہو. اس کے ساتھ ساتھ تینوں مسلح افواج نے ایک نیا میریٹائم سیکورٹی ورکشاپ نیوی نے، ایک سیکورٹی ورکشاپ اسی طرح آرمی نے، اور اسی طرح دوسری سروسز نے شروع کیا ہے کہ جس میں 5-6 مختلف طرح کے اور مختلف ٹریڈ کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، جن میں اکیڈمیا بھی شامل ہے، جس میں تینوں سروس کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں، جس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں جو بزنس مین ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس میں سارے جتنے جو اسٹاک ایکسچینج ہیں ان کے لوگ، اور اسی طرح باقی اسی طرح کی آرگنائزیشن کے تمام لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، بوتھ سویلین اینڈ ملٹری، ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر، ٹو بیٹر ورک ٹوگیدر. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کموڈور ریٹائر سید عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ماضی میں بھارتی پراکسی کہلایا جانے والا بنگلہ دیش جاگ چکا ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی سے قومی حمیت کے نعروں کی گونج سنائی دے رہی ہے اور سندر بن کے جنگلوں سے ملی جذبوں کی مہک آ رہی ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، شیخ حسینہ واجد کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے بنگلہ دیش اپنی شناخت کے سفر پر ہے. وہ شناخت جس کی بنیاد بنگلہ قومیت نہیں بلکہ دو قومی نظریہ ہے. آج کا بنگلہ دیش بنگلہ بندھو شیخ مجیب کا نہیں بلکہ بنگال کے مسلمانوں کا دیش ہے. آج کا بنگلہ دیش بھارت کی پراکسی نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا دیش ہے. گزشتہ دنوں بھارتی چیرہ دستیوں کے خلاف بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیشی سیاستدانوں سے بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہونے کی درخواست کی ہے. ڈاکٹر یونس کا کہنا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسین عالم صاحب. سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 5 اگست 2024 کے بعد بنگلہ دیش اپنی شناخت کی تلاش کے سفر پر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بنگلہ دیش کی قومی حمیت جاگ اٹھی ہے جس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے. بھارتی حصار سے باہر نکلتے آج کے بنگلہ دیش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کے بعد اگر تاریخی طور پہ دیکھیں تو اندرا گاندھی کا بیان تھا کہ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. جی. لیکن آج جب ہم 5 اگست کے بعد والے بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو میرا سوال واپس ہے، کاش وہ زندہ ہوتی تو میں پوچھتا کہ دو قومی نظریہ تو آج بھی زندہ ہے. تو اگر آپ ایک ملک کے علیحدہ ہو جانے کو سمجھتی تھیں یا سمجھتی ہیں، اب تو وہ نہیں ہے دنیا میں، تو نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر بنگلہ دیش بھارت کو جوائن کر لیتا. تو 5 اگست کے بعد والا جو بنگلہ دیش ہے وہ دو قومی نظریے کا علمبردار ہی ہے، اور وہی جو پاکستان کے مسائل تھے اس سے وہ بھی گزرا، لیکن انہوں نے بھی اپنی شناخت جو ہے بالکل ختم نہیں ہونے دی، اور آج بھی وہ اپنی قومی حمیت اور اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ ہمیں اس خطے کے اندر کھڑا نظر آتا ہے. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب، شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ بنگلہ دیش کے منظر نامے سے اڑ چکے ہیں اور 15 سالہ مظالم بھی بے نقاب ہو چکے ہیں. ماضی میں بھارت بنگلہ دیش کو اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے، لیکن آج صورتحال یکدم بدل چکی ہے. خلیج بنگال میں بھارت کے اس اسٹریٹجک نقصان کا تخمینہ کیا ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 3 طرح سے ان کی جو اسٹریٹجک نقصان ہے. ایک تو یہ کہ ان کا جو ریل لنک ہے ماتاباری پورٹ جو ہے اس کے ذریعے. دوسرا ان کے ایک سیپا کا ایک پروجیکٹ تھا جو ابھی امپلیمنٹ ہونا تھا، جس کے تحت کوئی $14 بلین کا ان کا ایک پائپ لائن میں تھا منصوبہ کہ جس کو ہم اس کو لے کے چلیں گے، تجارت ہے، باقی چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ اسٹریٹجک ان کی جیسے آپ کی ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، تو بھارت کی اس کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا ہوا تھا. اور 15 سال بھارت نے حسینہ واجد کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح سمجھا ہوا تھا کہ جیسے
भारत का जो दिफा ईस्ट की तरफ है और वहां से जो इंसर्जेंसी या इस्लामी तहरीकें या कोई भी खतरा हो सकता है जापान तक, वो सारे का सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो ईस्ट के अंदर वो समझते थे कि स्ट्रेटेजिकली दिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से या तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब आपको नजर आता है कि वो कोऑपरेशन जिसके अंदर भारत एक्सप्लॉइट कर रहा था बांग्लादेश को बेशुमार तरीकों से, और उनकी अपनी आबादी के जरिए भी, ज़ाहिर है उनके अंदर हिंदू भी रहते हैं, कुछ 30% के करीब आबादी तो तब 71 तक भी हिंदू थी, अब शायद कम ज्यादा होगी, मुझे नहीं एग्जैक्ट फिगर पता। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि भारत का जो मुआशरती, मुआशी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हुआ है वो इस $14 बिलियन के एक प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। उसके वजह यह है कि बेशुमार जो आबादी थी बांग्लादेश की, वो शॉपिंग करने के लिए, ट्रेड के लिए, घूमने फिरने के लिए उस रेल लिंक के जरिए या कलकत्ता की बंदरगाह के जरिए पुराने जमाने से क्या उसको कहते हैं तिजारत हो रही थी, तो वो सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी। तो ये एक ऐसा नुकसान है कि जो जिसके 3-4 पहलू हैं। स्ट्रेटेजिक नुकसान खाली सिर्फ दिफा का नहीं है, उसके अंदर तिजारत है, उसके अंदर राब्ते हैं, और वो नफरत भी किसी हद तक है जो पिछले 15 साल में भारत ने शेख हसीना वाजिद के जरिए बंगाली लोगों के दरमियान में पैदा किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के हवाले से हर दौर में बांग्लादेश की तरक्की के हीरो रहेंगे। डॉक्टर यूनुस के अबूरी दौर में मुआशी, समाजी और खारजी महाजों पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह कीजिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस जो है, जितना उन्होंने काम किया बांग्लादेश को गुर्बत से निकालने में, ग्रामीण बैंक के जरिए जो उन्होंने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस शुरू किए और जिस तरीके से उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की, वो हमेशा से वैल्यूएबल तो था ही। अब उनको बांग्लादेश को नए सिरे से तामीर नौ करना है, उसके अंदर बहुत सारी आईनी तब्दीलियां होंगी, उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात करनी है, और उन इस्लाहात के बाद ही कोई आपको इलेक्शन होता नजर आता है। तो जितनी देर डॉक्टर यूनुस जो हैं वो अपना काम करते रहेंगे, भारत के इंटरेस्ट जो हैं वो इस इलाके के अंदर डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि हसीना वाजिद प्रोफेसर यूनुस को अपना मुखालिफ समझती रही हैं, और वो समझती हैं कि शायद ये अवाम को जगा कर वो भारतीय तसल्लुत और वो जो प्रॉक्सी चल रही थी पिछले 15-16 साल से, बल्कि उससे पहले भी एक टेन्योर इनका था, तो ये जब भी अवामी लीग आती रही है, ये आपको सामने है तारीख में कि उन्होंने हमेशा इस इलाके के अदम इस्तेहकाम के लिए काम किया। और जब आप अपनी तमाम एनर्जीज दुश्मनी, नफरत और जंगों के अंदर झोंकते हैं, तो इलाके के लोगों को, चाहे वो बंगाली हो, पाकिस्तानी हो या भारतीय गरीब अवाम भी हो, उनकी बर्बादी होती है। तो अब आइंदा आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर यूनुस को पूरा टेन्योर मिल जाता है, कुछ साल 1.5 साल का इस्लाहात का, तो बंगाली अवाम, कौमियत और उनकी अपनी शनाख्त तो बढ़ेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ मुआशी तौर पर भी जो उनका विजन है वो बांग्लादेश को एक नई जहत पे लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, बांग्लादेशी हिंदू रहनुमाओं की गिरफ्तारी को जवाज बनाकर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सरकारी सतह पर एहतजाज किया। ये बताइएगा कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर होने वाले मजालिम के दावे में कितनी हकीकत है? देखिए, इक्का दुक्का वाकया तो हर जगह भी होते हैं। भारत के अपने अंदर कितना कुछ चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अक़लीतों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ। तो अगर वहां पर कोई एक दो वाकयात हुए तो उसके पीछे भी वो नफरत है जो मकामी आबादी में शेख हसीना वाजिद ने भारतीय प्रॉक्सी वॉर के तहत फैलाई हुई थी। इसको कैटेगोरिकली प्रोफेसर यूनुस ने बड़े अच्छे तरीके से रिवर्ट किया है, उसका इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इसके अंदर फैलाई जा रही हैं खबरें, और मुल्क के अंदर ये जो प्रॉक्सी वॉर सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे तरीकों से फैलाई जाती है, उसके तहत फिर वो इतनी नफरत फैली कि अभी जो बंगाली कॉन्सुलेट था उसके ऊपर हिंदुओं ने और हिंदू तंजीमों ने हमला कर दिया कि जी वहाँ के लीडर्स को बड़ा खतरा है, जी वहाँ के लोगों के साथ इम्तियाज बरता जा रहा है, हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो हसीना वाजिद ने अपने मुल्क के लोगों के साथ किया, जिन्हें आप पनाह दे के बैठे हुए हैं, उसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर उतनी सच्चाई नहीं है। कोई इक्का दुक्का वाकयात अगर हुए हैं तो वो बांग्लादेश की सरकारी पॉलिसी भी नहीं है, और उस तरीके
سے اس طریقے سے اس کو پیٹرنائز نہیں کیا گیا جس طریقے سے بھارت کے اندر مسلمانوں یا دیگر اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، شیخ حسینہ کے دور میں پاک بنگلہ دیش تعلقات پر سرد مہری چھائی رہی۔ آج بنگلہ دیش میں 54 سالوں بعد پہلی بار دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست تجارت کا آغاز ہوا ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ڈھاکہ حکومت JF-17 تھنڈر کی خریداری میں بھی دلچسپی رکھتی ہے۔ آپ مستقبل قریب میں بنگلہ دیش تعلقات کی معراج کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ اگر دو بھائی کسی اختلاف پر الگ گھروں میں شفٹ ہو جائیں تو ان کی بھائی بندی ختم نہیں ہوتی۔ اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ جو اسلام کا اور پاکستان کا رشتہ تھا وہ تھا، ہے اور رہے گا، اور اگرچہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا لیکن اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ بنتا، بالکل۔ اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسرز جو ہیں شاہد الاسلام صاحب، انہوں نے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نیوکلیئر ٹریٹی کی تجویز دی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے JF-17 تھنڈر خریدنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے ابھی جو پاکستانیوں کے ساتھ پچھلے 15 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی، وہ بھی ختم کر دی ہے۔ ابھی 25,000 ٹن چینی جو ہے پچھلے کئی سالوں کے بعد تجارتی لنک بحال ہوا ہے تو وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کی گئی ہے بنگلہ دیش کو۔ اسی طرح ٹیسٹ کرکٹ کے درمیان آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹیسٹ کیپ دلوانے میں پاکستان نے بڑا رول پلے کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آگے لے کے جایا جائے تو ہمیں تعلقات کی ایک نئی جہت جو ہے وہ بنگالی اور پاکستانی عوام کے درمیان اور ملکوں کے درمیان ہر دو سطح پہ نظر آتی ہے۔ صحیح، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، ہاکی ہو یا کرکٹ یا کوئی اور کھیل، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی میں بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کی جیت پر خوشیاں مناتے رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ پاکستانی اور بنگلہ دیش یکجان دو قالب میں ڈھل جائیں۔ اس حوالے سے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ ہاں، یہ بہت ویلیویبل سوال ہے۔ اگر ہم 1971 کی علیحدگی کی ریزنز دیکھتے ہیں نا تاریخ میں، تو اس کے اندر بھی ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے دونوں خطوں کے درمیان تعلقات میں میل جول کم تھا۔ آج اگر ہم یوتھ کو، پروفیسرز کو، انٹیلیجنشیا کو، میڈیا کو ایک دوسرے سے آزادانہ ملنے جلنے دیتے ہیں، خیر سگالی کے وفد آتے جاتے ہیں، کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں ملک آپس میں تعاون کی اس خطے میں نئی بنیاد نہ رکھ سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے بھی وہاں کے عوام کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ عوام کو آزادانہ ملنے جلنے دیا جائے، اور وہ تعاون، وہ تعلق جو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو کلچرل ایکسچینج کے ذریعے یا جو آپ کی انٹیلیجنشیا ہے، جو دانشور طبقہ ہے، ان کے ایکسچینج کے ذریعے دوبارہ سے بحال کیا جائے تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہت نئی اور اونچی نہج پر لے جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ پروفیسر حسین عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، سنبھل کی جامع مسجد کی بنیادوں میں مندر ڈھونڈتے ڈھونڈتے انتہا پسند ہندوؤں کو دلی کی تاریخی جامع مسجد کے نیچے بھی مورتیوں کی باقیات دفن ہونے کی سنگن مل گئی۔ انتہا پسند ہندو اجمیر شریف درگاہ کی جگہ بھی مندر ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جبکہ اس سے بہت قبل مندر کے دعوے کو ہی بنیاد بنا کر تاریخی بابری مسجد کو شہید کیا جا چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسندوں میں گھرا بھارت تاریخ کے بخیے ادھیڑنے پر بضد ہے، اور تاریخ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو وقت انجام کے کارخانے کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔